हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएड का प्रथम वर्ष का विषय गणित शिक्षण की इकाई 6 जिसका नाम है कक्षा योजना एवं आकलन। जी हाँ, इकाई 6 जिसका नाम है कक्षा योजना एवं आकलन, इसका वीडियो लेक्चर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले ऑलरेडी इकाई 1, 2, 3, 4, 5 की वीडियो लेक्चर हम बना चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको मिल जाएगी सारी वीडियोस। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या बताऊंगा पहले आपको क्लियर कर दूं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि इकाई 6 के अंक योजना की ब्लूप्रिंट की, यानी इस इकाई 6 से कितने अंक इस पर आवंटित हैं, कौन कौन से अंक के कितने प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, वो हम पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस इकाई से पूर्व डेट की परीक्षाओं में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, और आने वाली डेट की परीक्षा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनके उत्तर कैसे लिखने ये भी देखेंगे। तो ये एक वीडियो लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे देखकर आप बहुत अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आ जाते हैं अंक योजना पर, ब्लूप्रिंट पर। तो इस इकाई 6 जिसका नाम है कक्षा योजना एवं आकलन, यानी कि क्लास का जो प्लानिंग होती है, जो योजना होती है, एवं आकलन, आकलन को आप जानते हो, आकलन, मूल्यांकन, ऑब्जर्वेशन है ना, इवैल्यूएशन, ये सब जानते हो। तो इसी इकाई के ऊपर ये हमारा पूरा आधारित रहेंगे प्रश्न उत्तर। तो इस इकाई पर कुल अंक आवंटित है 10। जी हाँ, इस छठवीं इकाई पर कुल 10 अंक आवंटित है, यानी इस एक वीडियो लेक्चर को देखकर, इस एक इकाई को पढ़कर आप 10 अंक हासिल कर सकते हैं गणित शिक्षण विषय में। तो इसमें आप देख लेते हैं प्रश्न कैसे आते हैं। तो वस्तुनिष्ठ आते हैं 3 प्रश्न, यानी एक एक नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो कितने आते हैं, 3 आते हैं टोटल, 1, 2, 3। फिर अगर 2 अंकों के प्रश्न की बात करूं तो 1 आता है, यानी जो अति लघु उत्तरीय रहेगा, वेरी शॉर्ट वाला, इसके उत्तर 30 शब्द में लिखने होते हैं, ऐसा एक प्रश्न आता है। और 5 अंक का एक प्रश्न आता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। 5 अंकों का यहां पर एक प्रश्न है, यानी 5 का 1, 2 का 1, यानी 7 हो गए, और 3 ऑब्जेक्टिव 10 हो गए। तो इस प्रकार से इसकी अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें तो 10 अंक जो है इस पर आवंटित हैं। तो ये इसकी अंक योजना यानी कि ब्लूप्रिंट हो गई, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे सीधे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मध्य प्रदेश डीएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है और ठीक से नहीं किया, परेशान है कि कैसे उत्तर लिखने होते हैं, आप परेशान है प्रश्न उत्तर कैसे आते हैं, आप परेशान है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे एक कोर्स में। मार्केट से कोई किताब, कोई सीरीज कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र इस एक कोर्स से घर बैठे संपूर्ण 100% तैयारी हो जाएगी आपकी डेट की परीक्षा की। इसमें आपको मिलेगा क्या है इस कोर्स में, नोट्स, वो भी हैंड रिटन नोट्स, फिर प्रिंटेड नोट्स, टाइप वाले नोट्स, यानी कि जो कंप्यूटर टाइप नोट्स रहेंगे वैसे नोट्स, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, एक्सक्लूसिव पीडीएफ, और मैराथन क्लास इसमें मिलेगी आपको। मैराथन वीडियो लेक्चर होगा एक, और हर इकाई का एक शॉर्ट वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर भी रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे 20, 21, 22, 23, 24 इन वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्र वो भी रहेंगे। साथ ही साथ हर विषय का, हर इकाई का एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी अलग से मिलेगा। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र एक कोर्स के अंदर। जी हाँ, कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके अपना संपूर्ण कोर्स परचेस कर सकते हैं। जी हाँ, आपको कोई कूपन कोड नहीं डालना है। फिलहाल 33% की छूट चल रही है, ऑफर चल रहा है, 33% का ऑफ हम दे रखा है कोर्स में। तो ऑलरेडी 33% ऑफ के साथ डायरेक्ट परचेस कर लोगे बिना कूपन कोड के। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, तो कोर्स जरूर परचेस करें। हजारों छात्र हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, 90+% स्कोर के हैं, और आप भी इस मात्र एक कोर्स से 100% 10 के 10 विषय निकाल लोगे। चलिए, तो ये वो कोर्स की बात, बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। सबसे पहला ही प्रश्न हमारा क्या है कि आकलन क्या है, ठीक है। आकलन किसे कहते हैं, आकलन आपने सुना भी इसके पहले, इसे इवैल्यूएशन भी कहते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन है ना, आकलन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, उसकी बात हम बाद में करेंगे अंतर क्या होता है। पर अभी जान लीजिए कि आकलन है क्या एक्चुअल में। आकलन जो है, आंकना, ये शब्द आपने पहले भी सुना, किसको, आंकना। आंकने का मतलब है कौन किस लायक, किस काबिल है, कितना सीखा, कितना नहीं सीखा है, ऐसा आप जांचना परखना, इसे ही तो आकलन कहते हैं ना। तो आकलन की बात करते हैं। वैसे आकलन जो है वो हमारे डेली लाइफ का, हमारे जीवन का है, कभी ना अलग होने वाला एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को हम रिव्यू करते हैं ना, देखते हैं कि ये काम कितना सक्सेसफुल रहा, किस मकसद से हम काम कर रहे थे, वो मकसद अचीव हुआ कि नहीं, इसे ही तो आकलन कहते हैं ना। यही रिव्यू, यही क्या कहलाता है, आकलन। तो आकलन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। और अब जीवन का एकदम अभिन्न अंग है, कभी ना अलग होने वाला, ठीक है। अभिन्न मतलब जो कभी अलग नहीं हो सकता। तो अगर ये आकलन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है तो यह आकलन शिक्षा में यानी पढ़ाई लिखाई में भी काम आता होगा। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, जो भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो शिक्षा हासिल करते हैं, तो जो भी हम लक्ष्य से पढ़ाई करते हैं कि हमें ये लक्ष्य हासिल करना है पढ़ के, तो 8वीं तक ये बच्चा सीख जाना चाहिए, ठीक है। तो जब
ये पता कैसे चलेगा कि वो 8वीं तक सीखा कि नहीं सीखा? जब उसका हम आकलन करेंगे कि वो पास हुआ, फेल हुआ, कितने अंक लाए उसने, किन किन टॉपिक्स की उसको जानकारी थी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर उसकी पकड़ है, ये सब हम जांचेंगे, परखेंगे परीक्षा के थ्रू, ओरल के थ्रू, रिटन टेस्ट के थ्रू, उसकी साल भर के परफॉर्मेंस के थ्रू। जब ये सब हम जांचेंगे, नापेंगे, तभी हमें पता चलेगा, है ना। तो यही क्या है? आकलन है। ठीक, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में बच्चों की उपलब्धि से संबंधित सूचनाओं का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना, है ना। उनका एक कह सकते हो डेटा इकट्ठा कर रहा है, जानकारी इकट्ठा कर रहा है ना। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में प्रगति नापने के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हुई है कि नहीं ये नापने के लिए बहुत सारा जो डेटा, आप कह सकते हो जानकारी, ये जो इकट्ठी की जाती है, ये जो मूल्यांकन किया जाता है या जो परखा जाता है, जांचा जाता है कि वो सीख पाया है कि नहीं, उसे ही हम आकलन कहते हैं। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न देखिए कि भाई गणित में मूल्यांकन का क्या महत्व है? गणित शिक्षा का है, ठीक है। गणित में मूल्यांकन का महत्व क्या है? मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है, जो गणित सब्जेक्ट है, उसमें मूल्यांकन का क्या महत्व है? ठीक है, उसकी बात करेंगे। अब ऐसा प्रश्न पूछा है तो पहले आप लाइन लिख दो, एक दो ऐसी लाइन लिख दो थ्योरी वाली, कि गणित के अध्यापन में, गणित के शिक्षण में मूल्यांकन का बहुत अधिक महत्व है। उनमें से कुछ प्रमुख महत्व निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। ऐसा 1.5-2 लाइन की थ्योरी बना दो। यहाँ पे एक लाइन में बनाई है, 2-3 लाइन, 2 लाइन की, 2.5 लाइन की कैसे बनानी मैंने आपको बता दी, है ना। तो ऐसा लिख दो। उसके बाद नंबर 1, मूल्यांकन से शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, मूल्यांकन करने से पता चलता है, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चे को 10वीं पढ़ाएगा, सब बच्चों को 10वीं पढ़ाया जाता है कक्षा में, पर कुछ बच्चे 90% स्कोर करते हैं, कुछ 50%। तो अब जो 90% स्कोर किया और जो 50% स्कोर किया, इससे क्या पता चला? इस मूल्यांकन से क्या पता चला कि जो 90% लाया बच्चा वो पूरा सीख पाया, ठीक है, बहुत हद तक, और जो 50% लाया है उतना ढंग से सीख नहीं पाया। ठीक है, तो इससे हमने, इस मूल्यांकन से पता चला कि इसकी पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य क्या था, पूरा हुआ कि नहीं हुआ उद्देश्य, है ना। तो मूल्यांकन से शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति, ठीक है, का ज्ञान प्राप्त होता है। जिसको 90% आ गए 10वीं में, समझ लीजिए कि उसको शिक्षण के उद्देश्य के ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, बहुत हद तक, पूरा तो नहीं बोलेंगे पर बहुत हद तक। पर कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं होगी, तो उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, फिर मूल्यांकन अध्ययन के लिए छात्रों को प्रेरणा देता है। मूल्यांकन क्या करता है? यह अध्ययन के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करता है। क्योंकि अगर एग्जाम हो और मार्क्स ही ना आए तो बच्चों को जब डर ही नहीं रहेगा फेल होने का, पास होने का, टॉप करने का लालच ही नहीं रहेगा क्लास में, तो बच्चे फिर पढ़ेंगे क्यों, है ना। तो ये जो फेल होने का डर है वही तो बच्चों से पढ़ाई करवाता है ना भाई। आप भी डेट की जो तैयारी कर रहे हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, किस लिए देख रहे हो? क्योंकि आपको फेल होने का डर है। ये नहीं कि आपको टॉप करना, एकदम क्लास में फर्स्ट रैंक आना चाहिए, है ना। ये मोटिवेशन से नहीं, आप डर से ज्यादा काम कर रहे हो, बल्कि मोटिवेशन से कम। ठीक है, तो डर ज्यादा है जो हमें मेहनत करवा रहा है। ठीक है, तो मूल्यांकन से बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर जो है, आप कह सकते हो मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन आ जाता है पढ़ाई के लिए। ठीक है, पढ़ाई के प्रति। तीसरा, मूल्यांकन से शिक्षण में सुधार की अपेक्षा की जाती है। मूल्यांकन करेंगे तो ही ना पता चलेगा। अब साल भर में बच्चों को पढ़ा रहा हूं और कोई टेस्ट ही ना लाऊं, अंतिम में टेस्ट ले रहा हूं, पता चला पूरी क्लास ही फेल हो गई। पर अगर मैं बीच में टेस्ट ले ली होती तो पूरी क्लास या आधी फेल हुई थी तो मुझे समझ में आ जाता, यार ये पार्ट सबको समझ में नहीं आया। जब भी कोई यूनिट पढ़ाऊं, उस इकाई को पढ़ाऊं और उसका मैं टेस्ट ले लूं, तो इससे समझ में आ जाएगा ना कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया है। सारे बच्चे अगर पास हो गए, अच्छा स्कोर करेंगे लगभग, तो समझ जाऊंगा कि बच्चों को अच्छे से समझा है। तो शिक्षा जो दी गई है उसको सुधारा जा सकता है ना, शिक्षण को सुधारा जा सकता है मूल्यांकन के द्वारा। ठीक, और क्या, मूल्यांकन छात्रों का वर्गीकरण करने में सहायता प्रदान करता है। कि अगर मूल्यांकन करोगे तो आप छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हो कि ये टॉप के स्टूडेंट्स हैं, ये एवरेज के स्टूडेंट है, ये बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है, ऐसा हम पता कर सकते हैं। यानी मूल्यांकन करने से छात्रों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, कि उन्होंने कितना शिक्षा प्राप्त किया, कितना सीखा, इसके आधार पर उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, डिवीजन हो सकता है। और क्या, मूल्यांकन विषय वस्तु और उचित अध्यापन विधि के चुनाव में सहायता करता है। अब मान लो मैंने एक चैप्टर अलग तरीके से पढ़ाया तो बच्चे सारे फेल हो गए या आधे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाए। फिर मैंने उसी चैप्टर को और अलग तरीके से पढ़ाया, दूसरे तरीके से। इस बार देख रहा हूं कि सारे बच्चों को बड़ा समझ में आया, सब बच्चों ने अधिक से अधिक स्कोर किया है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इसी मेथड से पढ़ाना चाहिए। तो ये तो टीचिंग भी सुधर गई ना। तो मूल्यांकन करने से शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है ना, वो भी सुधर जाती है, उसमें भी परिवर्तन, सुधार होता है ना। तो ये टीचिंग में भी हेल्प करता है मूल्यांकन, ना सिर्फ स्टडी में बल्कि टीचिंग में भी। यानी मूल्यांकन से टीचर को भी मदद मिलती है। ठीक है, तो ये सब जो है ये मूल्यांकन के महत्व है, किसमें? गणित में। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के दोष बतलाइए। ठीक है, अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली परीक्षाएं होती है, यानी 4 में से एक ऑप्शन चुनना होता है,
खाली स्थान भरो, रिक्त स्थान भरो, मैच द फॉलोइंग, जोड़ी मिलाओ, यानी एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर दो, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी 4 में से एक चुनो। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होते हैं ना, ऐसी परीक्षा जो होती है एग्जाम, उसका दोष क्या है, उसमें खराबी क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो, अब ये तो छोड़ दो, इसको बाद में पढ़ेंगे, अपने खुद से हम सोचते हैं, आप और मैं खुद चलिए सोचते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड सब्जेक्ट एग्जाम होती है, ठीक है, जिसमें कोई थ्योरी वाले क्वेश्चंस नहीं आते, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसी कोई परीक्षा ली जाती है, इसकी गड़बड़ी क्या है? इसकी गड़बड़ी ये है कि किसी भी टॉपिक पर बच्चे को डीप नॉलेज है कि नहीं पता कैसे चलेगा, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें तो सिर्फ एक वर्ड टिक करना है, एक ऑप्शन चुनना है, एक शब्द लिखना है, तो उसमें 1 पेज 2 पेज निबंध जैसा कुछ लिखेगा नहीं, पॉइंट्स से लिखेगा, तो उससे ये नहीं पता चल पाएगा कि बच्चे को सही वो किसी चीज का ज्ञान है कि नहीं। और इसमें तुक्का लगाना बड़ा आसान होता है, 4 में से कोई तो होगा, है ना, या ये तो नहीं उत्तर, ये तो पूरा गलत लग रहा है, इसको हटा दो, तो ये बचा हुआ यही उत्तर हुआ। यानी बच्चे इसमें अंदाजा लगाना, तुक्का लगाना, रटना, ये सब ज्यादा आसानी से करते हैं वस्तुनिष्ठ में, और विषय वस्तु का सही ज्ञान नहीं हो पाता कि बच्चे को सही नॉलेज है कि नहीं, है ना। कोई मान लो ऊपर ऊपर के मेन पॉइंट्स पढ़ ले, ठीक है, तो वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है, पर जो डीप पढ़ेगा वो तो सब कुछ बनाएगा, थ्योरी भी लिख पाएगा, सब कर पाएगा। तो वस्तुनिष्ठ में बच्चे की सही परीक्षा नहीं हो पाती है, ठीक है, ये है, ठीक। चलिए, तो बात कर, और बच्चे वस्तुनिष्ठ में लिखना भी तो भूल जाते हैं इन द सेंस उन्हें ढेर सारा लिखना भी नहीं पड़ता, तो लेखन की जो उनकी आदत है ना, लेखन की जो उनकी हैबिट है, वो भी कम हो जाती है, होता है कि नहीं ऐसा, है ना। चलिए, तो बात कर लेते, अब आ जाते हैं यहाँ पर किताबी नॉलेज के ऊपर, किताबी पॉइंट्स के ऊपर, बुकिश कुछ पॉइंट्स यहाँ पर किताब के हिसाब से क्या है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष क्या है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के दोष निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ठीक है। नंबर 1, इस प्रणाली में छात्र भावों का प्रकाशन नहीं कर पाते, यानी बच्चा क्या सोच रहा है क्या नहीं, किस माइंड ऑफ व्यू से लिखे उत्तर लिख रहा है, ठीक है। अब जैसे बता दूं, भारत की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, इस पर प्रकाश डालिए, अगर ये क्वेश्चन आया थ्योरी में, ठीक है। फिर अगर सवाल आता है कि महात्मा गांधी का आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था या नहीं था, हाँ था या नहीं था, अब कोई यहां पे लगा देगा, कोई नहीं पर लगा देगा, ठीक है। तो इससे ये तो नहीं पता चलेगा कि कौन किस भाव से सोच रहा है, महात्मा गांधी के बारे में क्या विचार रखता है, किसको नॉलेज है महात्मा गांधी ने क्या क्या किया, किसको नहीं नॉलेज है ना। जो नहीं बोलेगा कि उनका योगदान ही नहीं था, उसको तो महात्मा गांधी के कामों के बारे में आइडिया ही नहीं है ना। और जिसने बोल दिया कि हाँ योगदान था, ये कैसे पता चलेगा कि उनका योगदान था नहीं था, किस बात को जानता है, कौन से आंदोलन को जानता है, गांधी जी कौन से सेक्रीफाइसेस उसे पता है, कौन सा त्याग बलिदान वो जानता है, कोई गारंटी नहीं है इसकी। इसीलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जो है वो बच्चे का सही भावार्थ, सही आइडिया, सही ज्ञान उसका पता नहीं चल पाता कि वो क्या सोच रहा है, ठीक। दूसरा, इस प्रकार की परीक्षाएं अनुमान को प्रोत्साहन देती है, प्राय छात्र अनुमान से प्रश्न उत्तर लगाते हैं, जो मैंने कहा तुक्का लगाना, अंदाजे से बच्चे उत्तर देते हैं। इस तरह की परीक्षाओं में बच्चे जो हैं अंदाजे से उत्तर लगाते हैं, और कई बार मान लो मैंने टिक किए गोले, मैंने कई ऑप्शंस चुने और 10 मैंने चुने अपने मन से, 10 में से 8 सही निकल गए, तो होता है ना ऐसा कई बार। तो बच्चे जो इसमें अनुमान ज्यादा लगाते रहते हैं, अपने ज्ञान की जगह पर तुक्का लगाते रहते हैं। फिर क्या, परीक्षा की इस पद्धति द्वारा तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता तथा मौलिकता संबंधी विचारों की जांच नहीं हो पाती है ना। बच्चा क्या सोच रहा है, कैसे वो तर्क कर रहा है, कौन से पॉइंट दे रहा है, क्या लॉजिक दे रहा है, कैसे पता चलेगा भाई, यहाँ पर तो बस एक ऑप्शन चूज करना है, एक शब्द लिखना है। तो ये जो सारे गुण है ना बच्चे में, पता ही नहीं चल पाते वस्तुनिष्ठ परीक्षा के थ्रू, ठीक है। और क्या, परीक्षा की इस प्रणाली द्वारा केवल तथ्यात्मक ज्ञान की जांच की जाती है, यानी इससे सिर्फ फैक्ट, तथ्य पता चलते हैं, यानी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ बस ये जानते हैं, पर महात्मा गांधी का जन्म किस परिवार में हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, है ना, महात्मा गांधी कौन से नंबर के बेटे थे, उनके पिताजी क्या करते, सब जानकारी नहीं मिल पाएगी, है ना। सिर्फ हम फैक्ट जानेंगे कि हाँ इस दिन जन्म हुआ था, यहाँ पर जन्म हुआ था, बस उसके पीछे भाव, उसके पीछे डीप नॉलेज नहीं पता चल पाएगा। और क्या, इस प्रणाली द्वारा छात्रों के भाषा के ज्ञान की जांच नहीं की जा सकती। ऑब्जेक्टिव में लैंग्वेज कैसे पता चलेगा, बच्चा एक पेज लिखे थ्योरी, निबंध लिखे, तब ना पता चलेगा कि उसका व्याकरण शुद्ध है कि नहीं। जिसको सिर्फ मान लो 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है, सही जोड़ी मिलानी है, भाई उसका व्याकरण कैसे पता चलेगा, उसका शब्द ज्ञान कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसलिए ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की ये भी एक कमी है कि बच्चे का भाषाई ज्ञान इससे पता ही नहीं चल पाता है ना। कौन सा भाषा, राइटिंग खराब है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, है ना, सही मात्रा आती कि नहीं आती तो भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ तो पहले से उत्तर दिए भी रहते हैं, 4 में से एक चुनना होता है, ठीक। तो ये सब गड़बड़ियां हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन की जो एग्जाम होती है उसकी ये सब गड़बड़ी है, उसमें ये सब खामियां हैं। क्लियर है, समझ आ गया आपको। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, ठीक है। मूल्यांकन का महत्व तो हमने देखा गणित वाले में, अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं मूल्यांकन, क्या हासिल करने के लिए, ठीक है। तो मूल्यांकन के कई महत्वपूर्ण मतलब कई उद्देश्य होते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य नीचे दिए जा रहे हैं या निम्नलिखित हैं। ऐसा पहले 1.5-2 लाइन की थ्योरी लिख लो,
फिर पॉइंट बनाएंगे। नंबर 1, इस तथ्य का परीक्षण कि छात्रों ने किस सीमा तक विषय वस्तु का अधिगम किया है। ठीक है, मूल्यांकन इससे किया जाता था कि पता चल सके बच्चों को कितना नॉलेज है। अगर आधे मूल्यांकन करने पर अगर सिर्फ आधे नंबर आते हैं, मतलब 100 नंबर की परीक्षा ली और 50 अंक किया है, तो इससे ये मूल्यांकन करके पता चल गया कि बच्चे को जो सिखाया गया था, है ना, उसने विषय वस्तु का ज्ञान सिर्फ आधा ही लिया है। और जो बच्चा 90 स्कोर कर जाए, उससे ज्यादा स्कोर कर जाए, इससे समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे को पूरा पूरा विषय का ज्ञान हो चुका है। क्लियर। एक दूसरा, इस तथ्य की जानकारी देना कि छात्रों की कठिनाइयां एवं विफलताएं क्या है। ठीक है, परीक्षा लेने से मूल्यांकन करने से पता चल जाता है कि बच्चे किस विषय में ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, किस विषय में कम, या बच्चे किसी एक विषय के कौन से सवाल बना पा रहे हैं, कौन से नहीं, कौन से टॉपिक्स क्लियर है, कौन से नहीं, ये पता चल जाता है ना। छात्रों की विफलताएं और छात्रों की सफलताएं दोनों पता चल जाती हैं, किसमें बच्चे एक्सपर्ट है क्या पढ़ने में और क्या नहीं, पता चल जाता है मूल्यांकन से। फिर अध्यापकों को छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण के लिए मार्गदर्शन मिलता है। अब मैं टेस्ट लूंगा, मुझे पता चला कि अधिकतर बच्चों ने बेसिक सवाल गलत किए गणित के, है ना, जोड़ घटाने वाले, मुझे समझ में आ जाएगा कि भारी सवाल पढ़ाने से पहले इनको जोड़ घटाना सिखाओ, तब तो इनको आएगा। तो टीचर जो है, शिक्षक जो अध्यापक जो है, वो अपना शिक्षा का भी उपचार कर सकता है, यानी अपने पढ़ाने की मेथड, तरीका जो उसको सुधार सकता है। ठीक है, मूल्यांकन पता चल जाएगा कि वो जो पढ़ा रहा है बच्चे सीख पा रहे भी कि नहीं, क्या उसे अलग तरीका अपनाना चाहिए सिखाने के लिए, या कक्षा के कुछ बच्चे जो है एकदम ही बार बार फेल हो जा रहे हैं गणित में या किसी विषय में, तो उस विषय के शिक्षक को मौका मिलता है, उस विषय के शिक्षक को पता चलता है कि मेरे सब्जेक्ट में ना ये बच्चे बार बार फेल होते हैं, तो इन बच्चों पर खास ध्यान दूंगा मैं। तो टीचिंग भी इससे सुधर जाती है, शिक्षण प्रक्रिया भी सुधरती है, प्रभावी बनती है। और क्या, छात्रों को अधिक परिश्रम तथा लगन के साथ अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है, प्रेरित करते हैं मूल्यांकन से। भाई मूल्यांकन होगा तो कोई बच्चे पास हो जाएंगे, कोई फेल हो जाएंगे, जो फेल होंगे वो फेल होने के डर से वापस पढ़ेंगे, और जो पास होकर अच्छे नंबर लाए होंगे वो और टॉप करने के लिए और अच्छा करने के लिए प्रयास करेंगे। यानी इससे बच्चों में मेहनत करने की, लगन से पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाती है। और क्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शन करना। ठीक है, सिलेबस में, करिकुलम में, टीचिंग में, पढ़ाई में, बच्चों की तैयारी में जो है गाइडेंस देने के लिए। ठीक है, अगर मुझे पता चला कि सारे बच्चे जो है, कुछ खास बच्चे क्लास के वो 99 मार्क्स आ रहे गणित में, ठीक है, एक आध नंबर कट जा रहा है, तो मैं उन्हें मार्गदर्शन दे सकता हूं कि उनका एक नंबर कहां कटा है, ये मूल्यांकन के बाद ही पता चलेगा। कुछ बच्चे जो 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं, मुझे पता चल जाए कि कहां इनकी कमी है, तो उनके वो 1-2 नंबर कहां से कवर होंगे, कैसे हासिल कर सकते हैं और कैसे पास हो सकते हैं, ये मुझे पता चल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु इसमें सुधार लाने के लिए हमें मूल्यांकन के द्वारा क्या मिल जाता है, मार्गदर्शन, है ना। क्लियर है, समझ में आ गया आपको मूल्यांकन उद्देश्य क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन की कुछ प्रमुख विधियां बताइए, यानी कुछ ऐसी मेथड्स जिनके माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ऐसी विधियों के माध्यम से। तो मूल्यांकन की कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। नंबर 1, निरीक्षण प्रविधि, प्रविधि मतलब मेथड। दूसरा, निरीक्षण इन्विजिलेशन, साक्षात्कार प्रविधि, इंटरव्यू जैसा साक्षात्कार लेना। फिर प्रश्नावली प्रविधि, प्रश्न उत्तर पूछना, उत्तर नहीं पूछना, वैसे प्रश्न ही पूछा जाता है, उत्तर तो सामने ला देता है। फिर जांच सूचिया प्रविधि, जांचना, सूची बनाना मेथड। छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएं, ठीक है, ये सारी जो आप देख पा रहे हो मेथड, विधियां, ये सब की सब क्या है, ये सारी विधियां जो हैं ये मूल्यांकन करने की प्रमुख मुख्य विधियां हैं, यानी ये मेन मेथड्स हैं, मेन तरीके हैं जिनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जिनके थ्रू मूल्यांकन किया जाता है। क्लियर, तो ये सब मूल्यांकन की प्रमुख विधियां पता होनी चाहिए, किस चीज की कौन सी विधि क्या है। क्लियर है, ठीक। तो ये तो हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इकाई 6 के। इसी वीडियो लेक्चर के साथ हमारा गणित के सभी 6 वीडियो लेक्चर समाप्त होते हैं। पहले की वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां पे आप देख सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज का ग्रुप होगा वहां तक जरूर शेयर करें। साथ ही साथ ऐसे अन्य विषयों की पढ़ाई करने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, बाकी सभी वीडियोस के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, अलग अलग पूरे सब्जेक्ट के विषय के। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, यदि आप परीक्षा से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखा होगा तो कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज आप मिस नहीं करेंगे परीक्षा से संबंधित। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं, 90% से ज्यादा लाना चाहते हैं, 100% पास होना चाहते हैं डेट की परीक्षा में, तो आपको सारा मटेरियल, सारा कंटेंट, सब कुछ
सिर्फ मात्र एक कोर्स में मिलेगा। मार्केट में कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कोई बुक, किताब, सीरीज, वो टफ लैंग्वेज जरूरत नहीं, बहुत आसान भाषा में, बहुत सरल शब्दों में पॉइंट वाइज उत्तर कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारे कोर्स में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली कोर्स परचेस कर सकते हैं। हजारों छात्र जुड़ चुके हैं और तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। हजारों छात्र आज तक 90% स्कोर किए हैं, इस साल भी करेंगे, उनमें से आप भी हो सकते हैं। आप भी तैयारी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।